मेरी शादी कनीज से हुई थी। वह काफी समझदार लड़की थी और मुझे लड़कियां भी वैसी ही पसंद थी। लेकिन मसला उस वक्त पैदा हुआ जब कनीज हामिला हुई। डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर आराम का मशवरा दिया क्योंकि वह अंदरूनी तौर पर काफी कमजोर थी। मेरे घर पर कोई ऐसा नहीं था जो उसे बिस्तर पर आराम के दौरान संभाल सकता, इसलिए मुझे मजबूरन यह बात अपनी सास के सामने रखनी पड़ी। क्योंकि मैं पाकिस्तान में अकेला रहता था, मेरी बस एक वालदा ही हयात थी जो बीमार रहती थी और मेरा बड़ा भाई उन्हें अपने साथ दुबई ले गया था। मैं वालदा को वापस नहीं बुला सकता था और कनीज जरा सा चलती फिरती थी तो हाँफने लगती थी। सास ने जब मेरी यह बात सुनी तो वह मेरी छोटी साली को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो गई। वह महज 18 साल की थी, लेकिन शायद जरा सी कम अक्ल थी। हमारी शादी पर भी वह बार बार मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती थी और जब मैंने भी आगे से उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया तो वह शर्मा गई, दुपट्टा मुंह पर डालकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। उसकी यह हरकत मुझे बड़ी अजीब लगी थी, लेकिन बहरहाल मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर भी वह ड्राइंग रूम के बैरूनी दरवाजे पर खड़ी मेरी बीवी और सास की बातें सुनती रही और मुझे देखकर कभी मुस्कुराती और कभी शर्माती रहती, जिसकी वजह से मैं समझ ही नहीं पाया था। खैर, मेरी सास ने उसे कहा, मरियम बेटी अपने कपड़े बैग में डाल लो, भाई तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनते ही वह फौरन अपने कमरे में गई और थोड़ी देर बाद एक छोटा सा सफरी बैग हाथ में लिए बाहर आ गई। मैं बाइक पर अपनी सास के घर गया था, इसलिए उसे भी बाइक पर ही लेकर जाना था। मैंने उसका सामान आगे बाइक की टंकी पर रखा और उसे पीछे बैठने का इशारा किया। हालांकि मोटरसाइकिल के पीछे स्टैंड लगा हुआ था, लेकिन उसने मुझे कंधों से पकड़ा। यह बात तो समझ में आती थी कि वह मेरे साथ जुड़कर बैठी थी, मगर जैसे ही आधा रास्ता तय हुआ, उसने अपने हाथ कंधों से हटाकर मेरी कमर पर रख दिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वह मेरे और करीब होने लगी। अपने दोनों बाजू कमर के गिर्द लपेटते हुए उसने उन्हें आगे लाकर मेरे सीने पर रख दिया और मेरे साथ बिल्कुल जुड़कर बैठ गई। बाइक चलाते चलाते मुझे एकदम बड़ा झटका लगा। शुक्र था कि मैं मेन रोड पर नहीं था, वरना उसकी इस हरकत पर मेरी बौखलाहट शायद किसी बड़े हादसे का बायस बन जाती। मैंने फौरन मोटरसाइकिल साइड पर रोक दी और कहा, ये तुम क्या कर रही हो मरियम? हाथ हटाओ अपने। मेरे सख्त लहजे पर वह घबरा गई और फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए। मैंने कहा, पीछे स्टैंड मौजूद है और अगर तुम्हें मुझे पकड़ना ही है तो कंधे पर हाथ रखकर पकड़ो, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने यूं नहीं पकड़ा और ना कभी कोई मेरे साथ यूं जुड़कर बैठी है। मेरी बात सुनकर वह फौरन सीधी हो गई। फिर मैं उसे घर ले आया। घर पहुंचते ही कनीज उसे देखकर बहुत खुश हुई थी और फिर घर के सारे काम कनीज ने मरियम के सुपुर्द कर दिए थे। यहाँ तक कि नाश्ता भी मरियम ही उसे कमरे में ला कर देती थी और मेरे दफ्तरी कपड़े भी वही इस्त्री करती थी। एक रोज मैं अपने वॉशरूम में नहा रहा था। अक्सर कनीज की जब तबीयत घबराती तो वह कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में बनी हुई बालकनी में चली जाती थी। अभी भी वह बालकनी में जा चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था और मरियम मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो सिर्फ तौलिया पहने हुए था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आया, अपने सामने मरियम को देखकर मेरी खुफ्त से बुरी हाल थी और शायद मेरे इस्त्रीशुदा कपड़े रखने के लिए वहां आई थी। लेकिन वह वापस जाने के बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर कनीज की लिपस्टिक लगा रही थी। मुझे देखकर वह फौरन से घबरा गई। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई शर्म है तुम्हारे अंदर? कहने लगी, वह। मैंने कहा, क्या वह मैं? दफा हो जाओ मेरे कमरे से बाहर। अजीब बेवकूफ लड़की हो तुम। मेरे यो डांटने पर वह मोटे मोटे आंसू बहाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गुस्से में अपने कपड़े तब्दील किए थे। कमरे से बाहर आया तो वह कनीज के साथ लगी रोए जा रही थी। कहने लगी, मुझे वापस छोड़ कर आए आप भी। मुझे नहीं रहना आपके घर। वकार भाई हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। मुझे आपकी लिपस्टिक अच्छी लगी थी, इसलिए मैं वह लगा रही थी। मुझे कमरे से बाहर आता देखकर कनीज भी मुझे घूरने लगी। कहने लगी, वकार आप कमाल करते हैं। बच्ची ही तो है मेरी बहन। आपने कितने बुरे तरीके से उसे डांटा है। सारा घर का काम उस पर आ पड़ा है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी
मैंने तो कभी इससे कोई काम नहीं करवाया था। अगर वह मेरी मजबूरी की वजह से यहाँ आ गई है, तो आपको अपना रवैया उससे बेहतर रखना चाहिए, न कि आप उसे डांटते फिरें। मैंने कनीज को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी बेवकूफी पर नजरों से उसे देख रहा था। उसे समझाना चाहिए था कि किस मौके पर उसकी बहन को कहाँ होना चाहिए। मैं बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। मुझे मरियम से चिढ़-सी होने लगी थी, क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी। एक बार मैं थका हुआ जल्दी घर आ गया। देखा तो घर बिल्कुल खाली था। मेन दरवाजे की चाबी मेरे पास ही होती थी। मुझे लगा शायद मरियम अपने कमरे में होगी, क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मैं अपने कमरे में आया तो कनीज मुंह तक लिहाफ ओढ़े सो रही थी। जब से कनीज हामिला हुई थी, मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। कहती थी डॉक्टर ने एहतियात बताई है। वैसे उसे देखकर तो मेरा दिल कुछ करने को चाह रहा था, लिहाजा मैंने चुपके से कमरा बंद किया और लॉक कर दिया। अपने ऑफिस का बैग मैंने एक तरफ रखा और बेड पर कनीज के साथ जाकर लेट गया। 1 महीने से उसने मुझ पर पाबंदियां लगा रखी थी, इसलिए सोचा कि आज सोते हुए उसे अपनी बाहों में भर लूं। मैंने लैंप ऑफ कर दिया और उसका लिहाफ उठाकर उसके बिल्कुल करीब लेट गया। कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं वकार? मैंने उसकी बात खत्म नहीं होने दी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिए। मैंने कहा, बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे। पूरा 1 महीना हो चुका है। मुझे आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी इससे पहले कि मैं उसके करीब आता, बाहर मेन गेट की बेल बजी। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं उससे पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही मैंने लैंप खोला, मेरे तो होशोवास उड़कर रह गए, क्योंकि कनीज की जगह मरियम लेटी थी, जो उस वक्त बदमाश सी थी। फौरन सीधी होकर बैठ गई। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे। वह भला इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही थी? फौरन से उसने अपना दुपट्टा बेड की साइड पर से उठाया और खुद पर ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। मेरा तो गुस्से और शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल था। चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। वह कमरे से जा चुकी थी। कुछ देर बाद कनीज फूले हुए सांस से कमरे में आई। उसने चादर ओढ़ रखी थी, जैसे कहीं बाहर से आई हो। आकर बेड पर बैठ गई। उसने अपने सर से चादर एक तरफ उतारी। कहने लगी, आप आ गए ऑफिस से? मैंने कहा, तुम कहाँ गई थी? कहने लगी, मेरे पेट में बहुत तकलीफ थी, इसलिए मैं पड़ोसन के साथ डॉक्टर के पास चली गई थी। उसके पास गाड़ी है ना, तो इसलिए मुझे कोई सहूलत हो गई। डॉक्टर से चेकअप करवा के अभी आई हूँ। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ था तुम्हें? मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया तुमने? कहने लगी, क्या हो गया है आपको वकार? आप ऑफिस में होते हैं, कामों में उलझे हुए होते हैं। मैं आपको क्या परेशान करती? इस हालत में औरत की तबीयत कुछ ऐसी ही रहती है। बस ये पहली पहली बार है ना, इसलिए मुझे जरा डर सा लग रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मेडिसिन उसने लिख के दी है। दिन ब दिन वह मुझे कमजोर लगती जा रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे फिक्र ये थी कि कहीं मरियम अपनी बहन से ये ना कह दे कि मैंने तो शायद कनीज से नजरें भी ना मिला पाता। जो कुछ हुआ था वह एक इत्तिफाकिया हादसा था। मैंने उससे कहा कि तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। मैंने अपने कपड़े तब्दील किए और कमरे से बाहर निकल आया। मरियम उस वक्त किचन में रोटियां बनाने में मशरूफ थी। मैं किचन में गया तो वह रोटियां बना रही थी। मैं उसके पास आकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे का रुख बदल लिया। मैंने अपनी नजरें झुकाई थी, क्योंकि गलती मेरी ही थी। लेकिन कसूर सिर्फ मेरा अकेले का नहीं था, मरियम का भी था। अगर उसे आराम करना ही था तो अपने कमरे में जाकर कर सकती थी। मेरे कमरे में उसे लेटने की क्या जरूरत थी? बहरहाल मैं नहीं चाहता था कि यह बात कनीज तक पहुंचे। मैंने उसे कहा कि मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ अपनी बहन से कुछ न कहना। मेरा लहजा जरा सख्त था। वह खामोश रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये बात थोड़ी नरमी से करनी चाहिए, कहीं मेरे गुस्से भरे लहजे को सुनकर बात खराब ही न हो जाए। मैंने कहा, मरियम देखो, जो कुछ भी हुआ वह महज एक इत्तिफाक था।
अव्वल तो तुम्हें मेरे कमरे में सोना ही नहीं चाहिए था, फिर तुमने मुंह तक लिहाफ ओढ़ रखा था। मैं नहीं जानता था, मुझे लगा कि तुम कनीज हो, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माजर चाहता हूँ। लेकिन प्लीज यह बात कनीज को मत बताना। मेरे नर्म लहजे को सुनकर वह कहने लगी कि मुझे कनीज आप ही ने कहा था कि मैं उनके कमरे में रहूं। मैंने कहा, चलो ठीक है, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। वह फौरन मेरी बात मान गई। मैंने शुक्र का सांस लिया। फिर वक्त तेजी से गुजरने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे मरियम से काफी हद तक बातचीत शुरू हो गई थी। वह अपने कॉलेज की बातें भी मुझसे कर लिया करती थी, लेकिन कनीज की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, उसका सांस बहुत ज्यादा खुलने लगा। उसमें शदीद खून की कमी थी। आए रोज मैं कभी उसे आयरन की ड्रिप लगवाता, कभी ताकत के इंजेक्शन लगवाता। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए थे, रंगत पीली सी होने लगी थी। डॉक्टर ने जोड़वा बच्चे बताए थे। शायद यही वजह थी कि वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। 9 माह में तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे व्हीलचेयर लानी पड़ी, क्योंकि वह चलने फिरने से बिल्कुल कासिर हो चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, इसलिए मैं और मरियम उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसके ऑपरेशन में बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो चुकी थी। 1 घंटे के बाद लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आई। नर्स ने हाथ में दोनों बेटों को पकड़ा हुआ था। अपने बच्चों को देखकर मैं खुशी से दीवाना सा हो गया। मैंने दोनों को अपनी गोद में भरकर प्यार किया। मरियम ने मुझसे एक बेटा ले लिया, उसे प्यार करने लगी, लेकिन डॉक्टर के चेहरे को देखकर मेरा दिल खटका था। लेडी डॉक्टर कहने लगी, मिस्टर वकार, आपकी बीवी की हालत बहुत खराब है। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, उसे क्या हुआ है? वह कहने लगी, वह सरवाइव नहीं कर पा रही, उनके पास बस कुछ ही देर बची है, आप प्लीज जाकर उनसे मिल लें। ये सुनना था कि मुझे लगा मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैंने कहा, आप होश में तो हैं? आप मुझसे क्या कह रही हैं? कुछ नहीं हो सकता मेरी कनीज को। मैंने अपना बच्चा नर्स को पकड़ाया और फौरन कमरे में चला गया। वह खींच खींच कर सांस ले रही थी। मैं उसके पास गया तो उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज़ब हो रहे थे। मुझे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसके दोनों हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। मैंने उसका हाथ थामा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन वह टूटे फूटे लफ्ज बोलते हुए कहने लगी, आप कुछ भी कर लें, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। इसलिए उसने मेरा हाथ पकड़कर जरा सा दबाया था। कहने लगी, वकार, मेरे बच्चों पर कभी सौतेली माँ मत लेकर आना। ऐसा करो, तुम मरियम से शादी कर लो। यह सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा। इस अचानक वादे के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने उसके हाथों को पकड़कर अपनी आंखों से लगाया और कहा, मेरी प्यारी कनीज, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। लेकिन उसका सांस बुरी तरह से उखड़ने लगा। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही नर्स से फौरन ऑक्सीजन लगाने को कहा। इस दौरान मेरे आंसू तवातर से बह रहे थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही वह मेरा हाथ थामे मुझे छोड़कर मुझसे कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा शुमार उन मर्दों में होता था जो अपनी बीवी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशात और जज्बात रखते हैं और एक बीवी के कायल होते हैं। कनीज से मेरी ऐसी ही दिली वाबस्तगी थी। उसका धीमा मिजाज, फर्माबरदारी मेरे दिल में उसके लिए एक अलग मुकाम बना चुकी थी। इसलिए मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। मैंने कभी किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा। मेरे सारे जज्बात सिर्फ कनीज के लिए ही थे, जो मुझसे बस एक इल्तिजा करके जा चुकी थी। उसके साकित वजूद को देखकर, खुली आंखों को देखकर, उसके बेजान हाथ को अपने हाथों में देखकर मुझे लगा जैसे अंदर से किसी ने मेरी रूह खींच ली हो। मैंने उसे बेसाख्ता उठाने लगा कि कनीज, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। अभी तो हमने वक्त ही कितना गुजारा था, लेकिन वह जा चुकी थी। लेडी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप हौसला रखें। अभी तक मरियम इस बात से अनजान थी कि कनीज हमें छोड़कर जा चुकी है। जब मैं कमरे से बाहर आया
तो मरियम कहने लगी, वकार भाई आप ही की तबीयत कैसी है? जबकि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बच्चे को उसके हाथों से लिया। मैंने कहा, वह हमें छोड़कर जा चुकी है, अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। यह सुनना था कि वह भी बेसाख्ता रोने लगी। कहने लगी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं अपनी सास को फोन करने लगा। यह क़यामत थी जो हम पर टूटी थी। मेरी सास का भी रो रो के बुरा हाल था। दोनों बच्चे उस वक्त मरियम के पास थे, वह भी रोए जा रही थी। 2 दिन मरियम और मेरी सास मेरे घर पर ही रहे। फिर मेरी सास कहने लगी, हम तुम्हारे बच्चों को अपने घर ले जाना चाहते हैं, यहाँ पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने उस वक्त कोई एतराज नहीं किया। सब लोग घर से जा चुके थे और मैं तन्हा अपने घर में रह गया था। मैं था या फिर कनीज की यादें थी। अब कनीज को मुझसे बिछड़े 1 महीना गुजर चुका था और मैंने अपना ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया था। रोजाना कुछ देर के लिए मैं अपने ससुराल जाता, अपने दोनों बेटों के साथ कुछ वक्त गुजारता और वापस लौट आता। 6 माह ऐसे ही गुजर गए। मेरे कोलिग्स मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे रहे थे, लेकिन मैं उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। होश तो मेरे उस वक्त उड़े जब मेरी सास ने मुझसे ये कहा कि मरियम का रिश्ता आ रहा है, इसलिए मैं अपने बारे में संजीदगी से कुछ सोचूं, क्योंकि मरियम का आने वाला रिश्ता काफी अच्छे घर से आया था। मेरी सास का इरादा था कि उसकी शादी कर दें। कहने लगी, देखो रोज रोज अच्छे रिश्ते नहीं आते बच्चियों के, और वह लोग इसरार कर रहे हैं, वरना मैं 1 साल का वक्त ले लेती, मरियम की मंगनी कर देती। तब तक हमजा और उसामा भी बड़े हो जाते, तुम भी अपने बारे में कुछ अच्छा सा फैसला कर लेते। लेकिन उन लोगों को शादी की बहुत जल्दी है, इसलिए चंद माह में ही तुम अपनी दूसरी शादी का बंदोबस्त भी कर लो। और मेरी बूढ़ी जान में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने दोनों नवासों को संभाल सकूं, वरना कभी भी अपनी बेटी की औलाद को सौतेली माँ के हवाले न करती। आंसू बहाते हुए मेरी सास ने ये कहा था, लेकिन मैं गुमसुम सा बैठा हुआ था। दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में लाने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर मेरे बच्चे मेरी बीवी की आखिरी निशानी। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गैर औरत आए और उनके साथ सौतेलों वाला बर्ताव करे। मैंने कहा, आप मरियम के रिश्ते के लिए इनकार कर दें। यह सुनकर मेरी सास मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, ठीक है, तुम उस वक्त बहुत परेशान हो। हमजा और उसामा छोटे हैं, लेकिन उसके लिए खुदगर्जी का मुजाहरा मत करो, क्योंकि आजकल रिश्ते वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इससे पहले कि मेरी सास मजीद कुछ कहती, मैंने कहा, आप मेरा निकाह मरियम से कर दें। आप जानती हैं, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं हमजा और उसामा पर सौतेली माँ नहीं ला सकता। मरियम उनकी खाला है और अभी तक माँ बनकर ही उन्हें संभाल रही है। जैसी परवरिश वह कर सकती है, कोई दूसरी औरत नहीं करेगी। मेरे घर में मरियम को कोई मसला नहीं होगा। मेरी बात सुनकर मेरी सास खामोश हो गई। कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि आने वाला रिश्ता उसी के दोस्त के बेटे का है और हम तो दबे लफ्जों में हाँ भी कर चुके हैं। मैंने कहा, आप इनकार कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ मरियम से ही शादी कर सकता हूँ, क्योंकि यह कनीज की भी आखिरी ख्वाहिश थी। इस दुनिया से जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके बच्चों पर सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। तो मुझे अगर शादी करनी भी है तो मैं मरियम से ही करूंगा बस। यह बात सुनकर मेरी सास बिल्कुल चुप हो गई। अगले 2 रोज के बाद जब मैं गया तो मेरी सास ससुर दोनों ही मेरे सामने बैठे कहने लगे, अगर कनीज की यही ख्वाहिश थी तो हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा कि मैं यह निकाह सादगी से करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मेरी सास के माथे पर बल पड़े। कहने लगी, तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन मरियम की तो पहली है ना कोई ख्वाहिश होती है। पहले ही वह अपनी बहुत सी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे रही है, सिर्फ अपनी बहन की वजह से, इसलिए उसकी शादी वैसे ही होगी जैसे कि होती है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। इन्हें साफ सिर्फ मरियम नजर आ रही थी, मरियम की ख्वाहिशात नजर आ रही थी। मैं नहीं नजर आ रहा था। यह नहीं नजर आ रहा था कि उनकी एक बेटी हमेशा के लिए दुनिया से जा चुकी है। मेरे दिल में तो न शादी की ख्वाहिश थी, न बीवी के लिए कोई जज्बात।
मरियम से शादी मेरी सिर्फ मजबूरी थी, लेकिन मैंने कोई एतराज नहीं किया। शादी हमारी अगर बहुत धूमधाम से नहीं हुई थी, तो बहुत सादगी से भी नहीं हुई। वह दुल्हन के अरूसी लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरे लिए कनीज अहम थी। मैंने उसे नजर भर कर भी नहीं देखा था। रुखसत होकर वह मेरे घर आ गई। मेरे दोनों बेटे उस वक्त रोए जा रहे थे। वह कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और मैं बाहर अपने बच्चों को बहला रहा था। बड़ी मुश्किल से वह दोनों सोए थे। मैंने दोनों को कंधे से लगाया और जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगा, मुझे मरियम की बातों की आवाज आ रही थी। वह फोन पर किसी से हंस-हंस कर बातें कर रही थी, और जो बातें वह कर रही थी, मेरा दिल सीने में थम सा गया। वह कह रही थी, उसे शुरू से ही मैं बहुत पसंद था। शायद अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि मुझे वकार की पर्सनैलिटी शुरू से ही बहुत मुतासिर करती थी। मुझे वह बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैं हमेशा दुआओं में उन्हें ही मांगती थी कि मेरी शादी जिससे हो, वह भी बिल्कुल वकार जैसा ही हो, ऐसी ही शक्ल सूरत का हो, ऐसे ही मिजाज का हो। पर देखो, मेरी दुआओं की कबूलियत का समर है कि मुझे अल्लाह ने वकार ही दे दिया। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। उसकी दुआओं ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली थी। मुझे वह पहले भी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन यह बात सुनकर तो मुझे गोया आंख सी लग गई। कैसी खुदगर्ज लड़की थी। सिर्फ अपना सोचा उसने। उसकी दुआओं ने मुझसे मेरी बीवी, मेरी कनीज छीन ली। मैं बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। मुझे देखकर उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। उसने फौरन से फोन बंद कर दिया। बेड से उठकर फौरन मेरे पास आई। मेरी गोद से उसामा को पकड़ा और बेड पर लटाया। मैंने हमजा को भी बेड पर लटा दिया। अरूसी लिबास में उसने हर ज़ेबाइश मेरे लिए कर रखी थी। हाथों में चूड़ियां थी, जेवर था, बालों में गजरे भी लगा रखे थे। खुश भी बहुत थी। जाहिर है उसे उसकी मोहब्बत जो मिल गई थी, लेकिन मेरी दुनिया उजाड़ कर मिली थी, इसलिए मैं सोच चुका था कि उसे छोड़ूंगा नहीं। दोनों बच्चे सो चुके थे। वह बेड पर बैठ गई। शायद वह इसी इंतजार में थी कि अब मैं उसके पास बैठूंगा, उसके हुस्न की तारीफ करूंगा, उसे रोनुमाई का तोहफा दूंगा, पहनाऊंगा और उसे बड़ी मोहब्बत से पेश आऊंगा। जबकि मैंने बड़े सख्त लहजे में उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों बैठी हो? खड़ी हो यहाँ से। मेरे सख्त लहजे को सुनकर वह फौरन से खड़ी हो गई। मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, जहर लग रही हो तुम मुझे, इस तरह सजी संवरी दुल्हन बनी हुई। जाओ, जाकर अपना लिबास बदलो, उतारो ये सब कुछ। मेरा लहजा सुनकर वह हक्का बक्का मेरी तरफ देखने लगी। उसे यूं देखकर मैंने बड़े गुस्से से उसे देखा। मैंने कहा, उर्दू समझ में आती है तुम्हें? क्या कह रहा हूं मैं? जाओ यहाँ से और अपने कपड़े बदलो। तुम इस घर में सिर्फ मेरे बच्चों की माँ की हैसियत से आई हो। मुझ पर कोई हक नहीं रखती। मजबूरन शादी की है मैंने। मोहब्बत मुझे कनीज से थी और उसी से रहेगी। मुझसे कोई भी उम्मीद मत वाबस्ता रखना। बाकी तुम्हें मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। खाओ, पियो, ऐश करो, लेकिन बस ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है और न जिंदगी में। यह कहकर मैं बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास जाकर रुक गया। मैंने उससे कहा कि इन बच्चों के साथ यही सो जाना। मैं आज के बाद से दूसरे कमरे में सोया करूंगा। ये कहकर मैं अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके आ गया। अपने कमरे में आकर लेट गया। मुझे बार बार मरियम पर गुस्सा आ रहा था। अगर देखा जाए तो बहनोई का रिश्ता बड़े भाई जैसा होता है, मगर यह कैसी लड़की थी जिसने बहन के सुहाग पर मैली नजर रखी हुई थी। फिर मुझे उसकी गुश्ता हरकतें याद आने लगी। इसका मतलब वह जो कुछ कर रही थी जानबूझकर कर रही थी। जानबूझकर वह मेरे कमरे में लेटी थी। जानबूझकर बाइक पर मेरे हाथ जोड़कर बैठी रही। यह सब बातें सोचकर मेरा दिमाग घूमता जाता था। मैं सोच चुका था कि इस लड़की को ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। न जाने उसने किस तरह से दुआएं मांगी थी कि मेरी कनीज मुझसे दूर चली गई। अगर मेरे बच्चों की मजबूरी न होती तो मैं शायद उसे कभी भी ना अपनाता। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थी। शायद रात भर रोती रही थी।
यह देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। मैंने सरसरी सी नजर उस पर डाली थी। नाश्ता टेबल पर रख रही थी, साथ साथ उसामा और हमजा को भी बहला रही थी कि आंखों से मुझे भी देख रही थी। मैंने बिना उसकी जानिब देखे नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। रात को जब मैं वापस आता तो वह तैयार होकर मेरा ही इंतजार कर रही होती थी, लेकिन मैं उससे बात तक नहीं करता था। एक बार मैं घर पर आया तो कहने लगी कि क्या है, आपको मुझसे किस बात पर नाराजगी है? मैंने आपसे क्या कहा है? अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे, आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए मुझसे शादी करना चाहते थे, तो आप मेरे वालिदैन को साफ कह देते ताकि मैं अपनी जिंदगी का फैसला ठीक से कर सकती। यह बात सुनकर मैंने उसके दोनों बाजुओं से उसे पकड़कर उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो और अपनी खुदगर्जी की खातिर तुम अपनी बहन को भी नजरअंदाज कर सकती हो। यह सुनना था कि उसके चेहरे की रंगत बदली। कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। तुम जो अपनी दोस्त से कह रही थी, मुझे भी अगर मालूम होता ना कि कनीज तुम्हारी गलत दुआओं की भेंट चढ़ी है, तो मैं भी तुमसे कभी शादी न करता। मेरी मजबूरी मेरे बच्चे हैं, जब ही मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें धक्के दे के घर से निकाल देता। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ पर ऐसी नजर रखते हुए, जबकि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता था। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए शुक्र करो कि तुम्हें अपने घर पर बर्दाश्त कर रहा हूँ। वह कहने लगी, आप गलत समझ रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं वह आपकी गलतफहमी है। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर वह चुपचाप सी रहने लगी, सादा से लिबास में मलबूस रहने लगी। मुझसे बात भी नहीं करती थी। हाँ, बस मेरे काम कर दिया करती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरे बच्चे 3 साल के हो चुके थे। मैंने उन्हें स्कूल में दाखिल करवा दिया। एक बार बच्चों की शॉपिंग करने के लिए मैं उसे अपने साथ लेकर गया। हम शॉपिंग कर रहे थे जब उसकी एक दोस्त मरियम को पहचानकर उसके पास आ गई। वह उसे देखकर पूछने लगी कि तुम कहाँ गायब हो गई थी? न फोन पर बात करती हो, न कोई राब्ता रखती हो। मैं उन दोनों को देखकर उस शॉप से बाहर निकल गया कि उन दोस्तों के बीच मेरा क्या काम। मैं बच्चों के इर्द गिर्द चीजें देखने लगा। कुछ देर बाद जब मैं उसी दुकान पर वापस आया तो उसकी दोस्त की बातें सुनकर मुझे हैरत हुई। वह कह रही थी कि अभी तक मेरे भाई ने शादी नहीं की क्योंकि तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। रिश्ता तक पक्का हो चुका था और तुमने अपनी बहन की खातिर, अपने भांजों की खातिर मेरे भाई को ठुकरा दिया। तुम्हें क्या मिला इस जिंदगी से? अपने आप को देखा है तुमने? लगता ही नहीं है कि तुम्हारी शादी को 3 साल गुजरे हैं। अपना चेहरा देखो, कितना मुरझा गया है। न हाथों में जेवर है, न कानों में, न चेहरे पर कोई मेकअप है। कैसी जिंदगी गुजार रही हो तुम? अगर मेरे भाई ने तुमसे मोहब्बत की थी तो मोहब्बत के दावे तो तुमने भी किए थे, लेकिन अपने भांजों की खातिर जो कुछ शादी की रात तुमने फोन पर मेरे भाई से कहा था, उसे अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत के जलते हुए दिए उसने भी देखे थे। तुमने झूठ बोला था उससे और उसे तुम्हारे झूठ पर एतबार नहीं था। यह सब सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर अपनी दोस्त को जवाब देते हुए मरियम कहने लगी, मेरी बहन ने मुझे बचपन से बहुत प्यार से पाला था। मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी। मुझे घर का कोई भी काम करने नहीं देती थी। फिर कैसे मुमकिन था कि उसके बच्चों को मैं सौतेली माँ के हवाले कर देती? मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। अब मैं सारी बात समझ चुका था। शादी की रात जो बात मैंने सुनी वह मरियम उस लड़के से कर रही थी ताकि वह पीछे हट जाए, और मैंने उसे गलत मायने में ले लिया था। मैंने सजाने की कोशिश ही नहीं की और पिछले 3 साल से मैं उसे सजा दे रहा था। मैं दुकान के अंदर आ गया। मरियम की दोस्त मुझे देखकर दुकान से बाहर निकल गई। बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। मैं उसे चूड़ियों के स्टॉल पर ले गया जहां मैंने सुर्ख रंग की चूड़ियां निकलवाईं। वह मुझे हैरत से देख रही थी। उसके हाथ को थाम कर मैंने खुद उसके हाथ में सुर्ख रंग की चूड़ियां पहनाईं, जबकि वह पथराई आंखों से मुझे देख रही थी जिनमें आंसू झिलमिला रहे थे। मैंने उसे फैंसी जोड़ा लेकर दिया।
घर जाकर मैंने उससे कहा, आज रात को वह यह पहनकर तैयार हो जाए। उसे मैंने कुछ भी नहीं कहा था। उसने भी कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप थी। रात को जब मैं कमरे में आया तो उसामा और हमजा सो रहे थे। वह खामोशी बेड पर बैठी थी। तैयार होने के बावजूद उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी। मैंने उसके हाथ में सोने के कंगन पहनाए, मगर उसके आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई गलत था। मुझे तुमसे तुम्हारी ज़बानी सच्चाई जाननी चाहिए थी। मेरी यह बात सुनकर वह सिसकियों से रोने लगी। कहने लगी, मेरे दिल में आपके लिए पहले से कोई जज्बात नहीं थे और शायद अब भी नहीं है। बेहतर यही है कि आप मुझे हमजा और उसामा की माँ ही समझें। वह यह कहती हुई फौरन बेड से उठकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वह नाराज होकर जाती, मैंने खड़े होकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, प्लीज बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो। वह मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने भी उसे रोने से न रोका, क्योंकि मैं चाहता था कि वह अपने दिल का सारा गुबार आंसुओं की सूरत में निकाल दे। बस फिर वह रात हमारी जिंदगी की महरूमियों की आखिरी रात साबित हुई थी, और उसके बाद मुस्तकबिल में ढेरों खुशियां हमारी मुंतजिर खड़ी थी। फिर मैंने कनीज से भी बढ़कर मरियम का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मगर आज भी जब मैं अपने माजी की गलतफहमी के बारे में सोचता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने किए की माफ़ी मांगने लगता हूँ। नतीजा, कभी भी किसी बात की मुकम्मल तहकीक किए बगैर अपने किसी अजीज के बारे में गलत राय कायम ना करें, वरना यह ना हो कि जब तक आपको हकीकत की समझ आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। अपने और अपने करीबी रिश्तों की कद्र करें, क्योंकि ये बहुत अनमोल होते हैं। नाज़रीन, मजीद इस तरह की सबकामोज़ कहानियाँ और वाक़ियात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।